जब भी कभी कश्मीर पर नाज़रीन पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ख़ास तौर पर बातचीत पेश की जाती है तो कश्मीर के असल बेटों को हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरी मुराद कश्मीर के हिंदू पंडित हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि टोरंटो में हमें ऐसे 3 इंतहाई जहांदीदा साथी मुयस्सर आए जिनका ताल्लुक़ कश्मीर की हिंदू पंडित बरादरी से है। वो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही मोहतरम जनाब प्राण नाथ हांडू साहब, रिटायर्ड ऑडिटर्स हैं और बहुत कश्मीर की हिस्ट्री पर इनकी गहरी नज़र है। इनकी बातें भी हम सुनेंगे। तशरीफ़ रखते हैं विद्या भूषण दार साहब और आप IT कंसल्टेंट हैं, कश्मीर की हिंदू पंडित फैमिली से ताल्लुक़ है और रोशनी डालेंगे और बहुत अच्छे राइटर हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, हिंदी राइटर गिल्ड के मेंबर हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दीपक राजदान साहब। दीपक राजदान साहब जो हैं मेडिकल प्रोफेशन से इनका ताल्लुक़ है और क्रिस्टल क्लियर कट मैं बता दूंगा कि कश्मीर क्या है और कश्मीर की असलियत क्या है। जी बताइए। देखिए, कश्मीर नाम जो है ये कश्यप ऋषि एक हुए हैं। उन्होंने एक सारा एक सतीसर नाम से एक झील जैसा था, देयर वाज नो पॉपुलेशन एट ऑल। ठीक। तो उसमें उसने अपने तपस्या के ताकत से उसको सुखाया और उसको कन्वर्ट किया इनटू ए वैली। ठीक। लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री जो है कश्मीर की वो है इट्स ए हिंदू घर। कश्यप मर इसको बोलते, कश्यप मोर कश्मीरी में बोलते रहने का जगह। तो कश्यप मोर ये था और उसी को फिसलते फिसलते ये कश्मीर बन गया। और कश्मीर के ओरिजिनल बाशिंदे जो थे, कश्मीर के जो ओरिजिनल रहने वाले थे, इवन अप टू 1320 ईस्वी मतलब ईस्वी तक वो थे ओनली हिंदूज। अच्छा। जिसको हम कॉमन नेम देते हैं कश्मीरी पंडित्स का। हिंदू एंड पंडित इज नॉट सेपरेट। ठीक। हिंदू ही पंडित है, पंडित ही हिंदू है। ब्राह्मण है, ऑल ब्राह्मण। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि अब ये तो मैं कहीं सुनी है नहीं जी। मैंने 89 में अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके मेरे को ऑप्शंस थे बेसिकली दिल्ली में मेरे पास जॉब करने के ऑप्शन थे, बट चंडीगढ़ में मैंने थोड़ी देर नौकरी करी। बट बेजात खुद मैं अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करता हूँ जी। और जो मोहब्बत थी, अच्छा रीज़न भी ये था कि मैं पंजाब में पढ़ने किस लिए आया। अगर हम पस मंज़र देखें कश्मीर में, बीइंग ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, वी वर वेरी मिनिस्क्यूल कम्युनिटी, वी आर टॉक अबाउट, अभी नंबर्स की बात अगर हम करते तो दे कैन वेरी, बट हम लोग काफ़ी अक्सरियत में थे, मतलब वहाँ पे लो नंबर्स थे। तो उसकी वजह से वी वर सेकंड क्लास सिटीजन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब अगर मैं अपने वाले साहब की बात करूं जिन्होंने अर्ली 60s में अपने प्रोफेशन के लिए गए तो उनको वादी में सीट नहीं मिली। अपनी बात करूं तो बट ऑब्वियसली मेरे को वादी में सीट नहीं मिली। तो जो एक एक्सोडस हो रहा था एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के अंडर कि हमारे लिए मतलब कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। एवरीथिंग वाज बिग बिकॉज द सीट ऑफ पावर हैज ऑलवेज बीन कश्मीर। तो वो एक पस मंजर ये है कि वी वर ऑलवेज सेकंड क्लास सिटीजन्स, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन थी नहीं। मतलब मुझे जहां तक याद है, मांडू साहब शायद मुझे करेक्ट करेंगे, कि इन ऑल द 60 years और 70 years ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम 47 टिल वी लेफ्ट, आई थिंक जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन थी सिर्फ एक कश्मीरी पंडित की थी, हांडू साहब। तो आप वो कानून, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हम ऑलरेडी एक सब्जुगेटेड क्लास थे जो ऑलरेडी मतलब पलायन कर रहे थे, मतलब हिंदी को मतलब जो मतलब एक हिजरत कर रहे थे, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज थी नहीं हमारे लिए वहां पे। मैं आपको यहाँ पे टोकता हूँ, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं आप ही से यहीं से बात शुरू करूंगा जहाँ से हम सिलसिला तो इशारा किया कि ये वो वक्त था जब आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे निकलने की, आप और पूरी कम्युनिटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था बेसिकली। देखिए, अपने वतन से निकलना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जी। तो हमारे तो बिल्कुल ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि हम बिल्कुल ऐसे छोड़ेंगे कि वापस आने में हमें 25 साल लग जाएंगे, जो आज अब 23 साल हो चुके हैं। तो 88-89 से जो वादी में पस मंजर चेंज हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल सूफियों जैसा हमारा कश्मीर था, कि जहां तक मुझे याद है कि 17-18 साल की उम्र तक हमने कभी भी मर्डर नाम नहीं सुना था वहां पे। अच्छा। मतलब इतना मतलब अमन पसंद था कश्मीरी ओवरऑल, चाहे वो मुसलमान था, हिंदू था, सिख था, बौद्ध था, कोई भी था। क्राइम रेट बिल्कुल जीरो था। तो उस पस मंजर से अब ये हुआ कि एकदम से गन कल्चर आया।
गन कल्चर बिल्कुल हमें पता है कि लाइक उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि इट केम अक्रॉस द बॉर्डर। जो पॉलिटिशियंस का रोल था या जो भी पाकिस्तान का मतलब लेट्स से जो भी 70s से आ रहा था, JKLF कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका मतलब धीरे धीरे हाथ था, बट दे स्टार्टेड गैदरिंग फोर्स इन 88-89। और सबसे पहले चीज जो वहां पे डिक्लेयर हुई, जो मैं आज भी ये कहता हूं कि कश्मीर का जो मसला है वो कोई मेरे हिसाब से पॉलिटिकल मसला नहीं है, इट इज बेसिकली पावर ग्रैबिंग। तो सबसे पहले वहां पे जो नारा लगा कि यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, यानी कि यहां पे शरिया लगेगा, यहां पे जो पुरानी चीजें हैं वो वापस आएंगी, तो वहां पे एक इनफिडल का, एक काफिर का कोई काम नहीं है। तो जो सबसे जो अहम रात थी वो थी 19 जनवरी 1990 की। मतलब उस रात को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था? सरकार बर्खास्त की गई थी, फारूक साहब की, मतलब फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया था और दिल्ली सरकार ने जगमोहन को भेजा। और जब तक जगमोहन आते और यहां से फारूक साहब तो चले गए, तो देयर वाज एब्सोल्यूट लॉ एंड ऑर्डर वाज डिसरप्टेड कंप्लीटली। तो लाखों लोग हजूम बना के सड़कों पे उतर आए, लाउड स्पीकर्स पे एक साजिश के तहत जो जुनूनी जो भाषण थे वो दिए गए। और जो सबसे बड़ी चीज एक नारा वहां पे उठाया गया जो टोटल आज भी मैं कहता हूं कि कश्मीरियत के बिल्कुल खिलाफ था, जो हमारी सूफी संस्कृति थी उसके खिलाफ था। और वो नारा मैं कश्मीरी में आपको बताता हूं, उसको मैं तर्जुमा भी करूंगा कि यहां ये बनाओ पाकिस्तान बटो रुस्त पटनेसान, जिसका तर्जुमा यह है कि यहां बनेगा पाकिस्तान पंडितों की औरतों के साथ और बिना पंडितों के। तो यह एक ऐसा नारा था जो रात के सन्नाटे में लाखों लोग मशाले लेके सड़कों पे उतर आए और लोगों को हिंदुओं को, पंडितों को घरों से घसीट घसीट कर उस जुलूस में शामिल करने के लिए उनको मतलब फोर्स किया गया। और यह समय ऐसा था कि 47 की यादें, जो 47 में जब कबायलियों का हमला हुआ था, वो चीजें काफी हमारे बुजुर्गों को बिल्कुल याद आ गई वापस। तो अभी एक किताब भी शाया हुई है जिसपे इस पे बड़ा डिस्कशन हुआ है कि काफी घरों में लड़कियों को, औरतों को जहर की चुटकी के साथ रखा गया कि अगर घरों पे हमला हुआ, औरतों पे हमला हुआ तो वो लोग सुसाइड कर लेंगी। काफी घरों में गैस सिलेंडर्स तैयार किए गए कि अगर बलवाइयों ने हमला कर दिया तो हम घरों को उड़ा देंगे। तो आप इमेजिन करें वो जो हॉरर था हमारे ऊपर जो नाजिल किया गया। मतलब हमारा जो, मैं सेटअप की बात फिर वापस कर रहा हूं, एक शीर शक्कर की जो हम बात करते हैं कि जैसे दूध में चीनी होती है, वैसा हमारा सेटअप था। जो सोशल फैब्रिक हमारा था उसको बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया। इतना ज्यादा मेलाइन हुआ, वेनमस स्पीचेस हुए थे। खैर वो मदरसों की बातें हैं या बाकी चीजें हैं, उससे एकदम से वो तितर बितर हो गया, सारा माहौल खराब हो गया। और 19 जनवरी की रात के बाद बिल्कुल एक्सोडस शुरू हो गया। आप बहुत हमें तरीक का एक ऐसा पहलू बता रहे हैं जो जिससे और मैं खुद उसका बिल्कुल मतलब वो मेरी आंखों के सामने हुआ है। जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं अब आता हूँ दीपक राजदान साहब की तरफ जो ये बातें कर रहे हैं। मेरा कुछ सवाल अभी तक शायद उसका पूरा जवाब नहीं हुआ। आप हमें बताइए, खुल के बताइए कि क्या ये इल्जाम लगता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि जो पंडित थे वो खुद भाग गए? जी, मैं आपके सवाल जब आपने पूछा विद्या जी से, तो आपने एक चीज पूछी थी कि ये अब आज तक ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि जगमोहन ने एक साजिश के तहत पंडितों को वहां से निकलने के लिए उकसाया या मदद की। मेरा जवाब सिर्फ एक है, अगर कोई आपकी औरतों पे हाथ डालता है, आपकी इज्जत पे हाथ डालता है और आपके जान पे बनी आती है, क्या आप वहां रहेंगे? जैसे विद्या साहब ने बोला, उसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। हमारे घर में हम 4 मंजिला एक मकान में रहते थे, तो मैरिजेबल एज की 10 लड़कियां उस मकान में थी। जैसे उन्हें पहले बताया, मेरे को याद है, हमने बेसमेंट में उनको ब्लेड्स दिए थे कि अगर कुछ होता है हम आपको इशारा करेंगे, आप अपना गला काटेंगे। सो पीपल वर रेडी टू डाई। मेरा जवाब यह है, जगमोहन ने किसी को भगाया नहीं, किसी को जाने के लिए नहीं बोला, बट हम खुद जाने के लिए तैयार थे। बिकॉज कोई किसी के जब जान पे बनी आती है वो वहां रुकेगा नहीं। इज्जत पे किसी के बन के आई, बट एज गेस पाकिस्तान बटो वरई बटरियो सा, जैसे विद्या जी ने बोला और हमने सुना है। आप अपनी बेटियों को, अपने माओं को, बहनों को वहां रखेंगे? नहीं रखेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, यहां से निकलो।
और मैं अभी भी जब आपसे बात कर रहा हूँ मेरा दिल धड़कता है, क्योंकि वो रात मेरे को याद है। वो एक ऐसी रात है जो जैसे उन्होंने बताया कि हमारे 19 जनवरी की, बिल्कुल 19 जनवरी आप भी वहीं थे? था बिल्कुल, मैं वहीं था। अच्छा, क्या उसका कोई खास आपके मेरे जहन पे उसका ये असर ये पड़ा है कि होलोकॉस्ट जो कहते हैं, जिसको होलोकॉस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, आई मीन इट्स, लोग जीव्स की बात करते हैं कि जर्मनी में जीव्स पे जुल्म हुआ था या कुछ उस टाइप की बात करते हैं, तो इट वाज ऑलमोस्ट जहनी तरह से हमें इतना आई मीन ये असर पड़ा कि वी वर कि यहाँ से कैसे भी निकलो, और घर से निकलना कितना मुश्किल है ये अब हमसे पूछें। जैसे शारदा साहब ने बताया कि हमें इतिहास के, हमारे हिस्ट्री क्या हुई है, बट वी हैव टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट समवेयर, क्या हुआ है। मेरे को उस जगह की अभी भी याद आती है जहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग चले हैं। मेरे को उस गांव की, वो जमीन की याद आती है जहाँ पे हमारे बुजुर्गों को जलाया गया, जहाँ पे मेरे दादाजी पूजा करते थे। उस जगह को छोड़ना, इट हैज बीन अ टेरिबल एक्सपीरियंस। बहुत ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल है। मतलब ये जरा मुख्तसर ये बताइए कि फिर आप लोग निकले और भागे भी, आपको निकाला भी गया वहां से, और ये दोनों सूरतें बनी? जी, निकाला नहीं गया डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमें निकलना पड़ा, मजबूर हो गए। जी, जब आपके दरवाजे पे पोस्टर लगे कि काफिर हो, या तो तुम, मेरे पास एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, रिलीव, सेलिव या गलिव। वी हैड बीन गिवन 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस दिए गए। रिलीव मींस हमारे साथ रल जाओ, सेलिव भागो, या गलिव मरो। अच्छा, सो यू जस्ट हैव 3 ऑप्शंस, इधर यू डाई, या हमारे साथ रहो, दैट मींस गेट कन्वर्टेड, और यू गो। आई मीन लोगों के दरवाजों पे पोस्टर लगाए गए कि अभी आपकी बारी है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। या यहाँ रहो तो मुसलमान बन के रहो, या फिर गेट किल्ड और गो। आपने बड़ी मुख्तलिफ बातें बताई जो हम नहीं सुनते, बहुत ये हम सुनना चाहते हैं। ये तस्वीर का वो रुख है जो हमसे ओझल है। वापस सवाल का वैसे सवाल नहीं होता है हल जी, लेकिन हाँ, हम इनको ये पूछना चाहते हैं, अगर ये हमारी जगह होते, इफ यू वुड हैव इन आवर शूज जी, माहौल डरावना है, मस्जिद उसके टॉप से लाउड स्पीकर बोल रहा है भाई काफिरों कश्मीर छोड़ो, और हमारी मतलब औरतों को यहाँ रखो, आओ खुद भाग जाओ, है। और एक एक करके मैंने खुद 2 सीन्स देखे हैं। नीलकंठ गंजू था जज, उसको गोली मार दी लाल चौक में, और बेचारा फाइल के सराहने मार करी, उसका खता ये था जज होकर मकबूल भट्ट की सजा सुनाई थी उसने। अच्छा। अनदर मैन टिक्कालाल टेपलू अपने घर जा रहा था, उसको बोला था कि ये जनसिंगी है, उसको वहां लिटा दिया। ऐसे ही हजारों कश्मीरी पंडितों को मार दिया। वो न आजादी चाहते थे, वो न पाकिस्तान चाहते थे, न वो दहशतगर्द थे। उनको एक ऐसा लेबल उन्होंने लगा दिया, तुम मुखबिर हो, इसलिए तुमको हम मारते हैं। 3-3, 4-4 लोग एक बिट कराटे ने उधर हमारे एक साथी को, पीएन हुंडू साहब को मार दिया। मेरे ही नाम से था, जगमोहन साहब का मुलाजिम था। क्या खता, एक ड्रम में एक पीएनटी का मुलाजिम था, वो छुपते छुपते ऊपर गया, सामने वाली औरतें ऊपर गया भाई इसको मार दो, वहीं गोली मार दी उसको। हम पंडितों ने क्या गुनाह किया था कि हमको क्यों मारा गया, और क्यों आप कहते हो नहीं जी जगमोहन ने निकाल दिया। नो, आई डोंट एग्री टू इट। जगमोहन ने, हो सकता है ही वाज अ पॉलिटिशियन, उसने वो सीन जैसे इन्होंने बोला सीन, लेकिन भागने वाले हम खुद थे। हम अपनी जान पर जब बनाई ना हमको, मैं इनको साहब को बोलता हूं कि ये वही जो जिसके मुंह में वो साइनेट पड़ता है ना, वो एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। जिसकी मां बहन की इज्जत पर उन्हें हाथ डाला, एक औरत थी, शी वाज अ लॉयर, इनकी तरह पेशावर थी, उसको 100 मिल पर चढ़ाया और टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। जब ऐसे भाई साहब सीन्स आप देखेंगे सामने आंखों के, तो वहां हमारे, नहीं तो संस्कृत में हम कहते हैं जनमी जन्मभूमि से स्वर्गात की गरीय से, जहां आदमी पैदा होता है और जिस मां से पैदा होता है वो स्वर्ग मेरे बीच से भी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन हम उस स्वर्ग को नरक में बदल दिया दहशतगर्द ने। मैं बशानी साहब के सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये है कि जेकेएलएफ को उन्होंने सेक्युलर कहा है जी। आप और वीडियोस की जो आपने मतलब एग्जांपल दी, अगर आप वीडियोस खोल के देखेंगे तो जो उसके जो मतलब जो जेकेएलएफ को रिवाइव करने वाले हैं यासीन मलिक साहब, ऑन एयर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 4
एयरफोर्स पर्सनल्स की मर्डर में उनका हाथ था। तो मुझे तो ये लगता नहीं कि जो बंदा ऑन एयर ये कबूल करे कि आप बात कर रहे हैं अफजल गुरु की, नहीं यासीन मलिक साहब की बात कर रहा हूं। ये मैं तब जो बानी थे, नहीं जो अब लीडर हैं, जो अभी लीडर है, देखिए वो अपने आप को एक तो मतलब सेल्फ स्टाइल इन द सेंस कि वो अपने आप को गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये एक नया जोक है, मतलब कि ही इज बेसिकली अ गून। मतलब मैं ये कह सकता हूं, मैं कश्मीर में मैं मतलब पला बड़ा हूं, 17-18 साल, मेरे से शायद 1-8 साल वो बड़े हैं। वो इस्लामिया कॉलेज का एक गुंडा था, और ये मैं कह सकता हूं, और मुझे कोई इसमें वो शर्म नहीं है बोलने की। वो अपने हिसाब से कभी गांधी बन जाते हैं, कभी हिटलर बन जाते हैं। मतलब अपने मतलब स्टार्ट में एक बंदूक उठा ली। क्यों बंदूक उठा ली जी? कि कश्मीर में जी इलेक्शन खराब हो गए, और जब बंदूक से काम नहीं चला, अब मैं गांधी वापस बन गया हूं। तो ये पहली बात है कि ऑन एयर आप भी वीडियो चेक करके देख सकते हैं कि ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही वाज द मास्टरमाइंड एंड वन ऑफ द प्रिपेटर्स ऑफ किलिंग दोज इनोसेंट एयरफोर्स पर्सनल्स जो अपनी स्टाफ की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 7 बजे का टाइम था, उनको निहत्तों को गोलियों से भुना गया। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि पोस्टर लगाने वाले कौन थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं बशानी साहब, जो मैंने स्टार्ट में भी बोला कि कश्मीरी पंडित हमेशा एक 2nd क्लास 3rd क्लास सिटीजन रह चुका है। कश्मीर में हमारा कोई वजूद नहीं था, हमें डेरोगेट किया जाता था कि अब पंडित, अब जनरली स्पीकिंग हम लोग वी आर नॉन वेजिटेरियंस, बट हमें डेरोगेट किया जाता था कि हम दालखोर हैं। दिस वाज द जनरल स्टिंग। अब मुझे ये बताएं कि आप जगमोहन की बात कर रहे हैं, 1986 में अनंतनाग में क्राइसिस हुए, उस टाइम तो जगमोहन साहब वहां नहीं थे। जो देखें, जब हम हिस्ट्री की बात वापस करते हैं तो 1990 का जो हमारी हिजरत है वो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी नहीं है। अगर हिस्ट्री को हम देखें तो हमारी 7वीं हिजरत है। 90 की हिजरत हमारी 7वीं है और 86 की हमारी 6ठी हिजरत है। सिंस इस्लामिक रूल केम इनटू कश्मीर, वो हमारी 7वीं हिजरत है। तो अब ये मुझे बताएं, 1986 में जो अनंतनाग के दंगे हुए, जिसमें कम से कम 400 हिंदुओं के घर जलाए गए, जिसमें कम से कम 100-150 टेंपल्स को डिसेक्रेट किया गया, तब तो वो नहीं थे वहां पे। भुट्टो साहब को फांसी लगी, हिंदुओं की पिटाई हुई, मंदिर जलाए गए, भुट्टो साहब चले गए, जिया साहब आ गए, जिया साहब जहाज में जहां बाग हो गए, फिर हिंदुओं को मारो, तब तो जगमोहन साहब वहां नहीं थे। अब मुझे ये बताएं, और जो एक पॉइंटेड था, देखें शीर चक्कर की तरह तो हमारा था, बट जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं शेख अब्दुल्ला की जो बायोग्राफी थी आतिश चिनार, उसमें उन्होंने क्लियरली कश्मीरी पंडितों को हिंदुस्तानी एजेंट करार दिया है। He has basically dubbed us as the 5th dimension। यानी कि अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आपको एक और चीज की तरफ तवज्जो ले जाना चाहता हूं कि इट वाज अ सबोटाज बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम डे 1। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस। 47 से पहले का पस मंजर देखे तो इट वाज अ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो उसको सेकुलर रंग देने के लिए उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस करार दिया गया। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरह ले जाना चाहता हूं, और हजारों लाखों हिंदुस्तानियों को यह मैं बताना चाहता हूं जिनको शायद ये पता नहीं होगा कि जो कश्मीरी वादी है, ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पे मादरी जबान नहीं पढ़ाई गई। इट इज अ शेम। मैंने कश्मीरी जबान सिर्फ आज बोलचाल की जबान रह गई है। रीजन कि कश्मीरी जबान का जो स्क्रिप्ट है वो शारदा है, वो संस्कृत है, और शेख अब्दुल्ला साहब कश्मीरी मुसलमानों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते थे। मुझे इसका एग्जाम्पल, शारदा साहब आप मुझे वाकिफ रखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा खिता मुझे बताइए, कोई ऐसा जिला बताएं कि जहां पे मादरी जबान नहीं पढ़ाई जाती। आपने बहुत अच्छी बातें की। हम थोड़ी सी बात आपसे करते हैं, फिर वक्फा लेंगे और फिर आप ही से बात शुरू करेंगे। जो बातें की हैं, पहले थोड़ा सा हमें तासर दीजिए, अपना इम्प्रेशन दीजिए कि आप क्या महसूस करते हैं। विद्या जी ने जो बोला है बिल्कुल सही है। बाकी जो वकील साहब बोल रहे थे, उन्होंने ये बताया कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है थी कश्मीर की उस टाइम पे, उन्होंने ये बताया कि वो का आप क्या मतलब, वो आप कह रहे थे कि उन्होंने क्या मतलब, उन्होंने मीन्स अ मेजॉरिटी कम्युनिटी। देखिए वकील साहब, ऐसा है, इट हैज बीन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये काफी देर से हो रहा था, आस्ता सरहद पार से ब्रेन वॉश करा जा रहा था, एंड इसको उस लेवल पे 80s और 90s में लाया गया। उनको ऐसा लगा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, द आयरन इज हॉट, अभी करो। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये शुरू से ऐसा ब्रेन वॉश हो रहा था,
और मेजॉरिटी पॉपुलेशन दे वर नेवर विद हिंदूज। आई मीन इंडिविजुअली मेरा पड़ोसी जो है मेरे साथ आधा गले भी मिलता था, बट व्हेन इट कम्स टू भाई पंडितों छोड़ दो, ही नेवर लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा, वो मेरे को मदद करने के लिए नहीं आए। ये आपके सवाल का जवाब है जनाब। जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने हमारे से पूछा भी नहीं, देखते रहे कि निकल गए, अच्छा निकल गए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि हमारा बगीचा था, एक सेबों का बगीचा था, हम जब निकल के आ गए जम्मू में तो कुछ दिन बाद हमारे पास एक बंदा आ गया, कहता अब बगीचे का क्या करोगे, इसको बेच दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि दे वर लुकिंग एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। भैया पंडित भागे, दफा करो इनको, हमें क्या लेना देना, हमारी तो चांदी हो गई। बिकॉज हमारे घर लूट लिए गए, हमारा गांव का घर था उसमें जबरदस्ती आके रहने लगे लोग, एंड वी डिडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट। तो दे वर एक्चुअली बेनिफिटेड, उनको हमारे जाने से फायदा हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। नुकसान सिर्फ एक हुआ है कि जैसे वकील साहब ने ये बोला कि इस पे रंग दिया गया, एक्चुअली रंग नहीं दिया गया, बिकॉज इट वाज, ये ऐसा था, वी हैड नो प्लेस इन द सोसाइटी शुरू से। जी राजदान साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, डिफरेंट अंदाज से हमें समझाया। आई एम 70 years old, हल मेरी नजरों में, अब बशर्ते कि जैसे इन्होंने बोला वो माहौल क्रिएट किया जाए। वो कौन करे, कैसे करे? देखो जब मैं पैदा हुआ था, फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो मुझे मिली है वो एक मुस्लिम लेडी ने दी। ठीक, कैन यू बिलीव इट? उसको हम कहते हैं ददमोई। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता था तो सामने वाली मुस्लिम लेडी आती थी, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करती थी। ठीक, ये था मेरा कश्मीर, ये थी मेरी कश्मीरियत। बहुत खूबसूरत। हमने न पाकिस्तान मांगा, न आजादी मांगी, न कुछ मांगा। हमारा घर अभी भी मेरा घर है उधर, बैड एलिमेंट्स उसमें रह रहे हैं गणपतियार में, मैंने बेचा नहीं। गंदी कारोबार उधर कर रहे हैं लोग उसमें, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी भी हैं। ये वकील साहब, इसका कोई हल है इनके पास? अगर वो पॉलिसी आप जो भी आएगा, मैं कहता हूं जिस रूप शक्ल में आएगा, हम इज्जत से, हमें और इज्जत और सुरक्षा, मतलब हमें ये नहीं है कि बस इज्जत दे दो, दस्तारबंदी करो मेरी, तुम लीडर बन गए। नो, देयर शुड बी ए गारंटी फॉर माई लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ माई लेडीज। अगर ऐसा माहौल आप करना चाहते हैं तो हम कल सुबह या अभी मैं कनाडा को छोड़कर अपने उसी कश्मीरी मकान में रहने के लिए जाऊंगा। कश्मीर एक झुंझुना रह चुका है पाकिस्तान हुक्मरानों के हाथ में। कैसे? सीधी सी बात है, देखिए पिछले 70 साल में पाकिस्तान इज ए कंप्लीट फेल स्टेट है। डेमोक्रेसी कभी रही नहीं वहां पे, इंडस्ट्री है नहीं वहां पे, टोटल डिपेंडेंस है, बाहर के मुल्कों में कशकोल लेके घूमते रहते हैं। अब चाहे कोई इससे, मतलब मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, तो कश्मीर हमेशा एक झुंझुना रह चुका है कि जैसे ही पाकिस्तानी कॉमन मैन, जिसको हम आम आदमी कहते हैं, आम आदमी रोता है रोटी के लिए, नौकरी के लिए, बिजली पानी के लिए, तो कश्मीर का झुंझुना उसको पकड़ा देते हैं, हिला के वो चुप कर जाता है। तो पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि कश्मीर का मसला सॉल्व हो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर आजाद हो जाए? फिर कैसे होगा? देखिए, अब जो हल की बात आती है, जो दूसरा पॉइंट ये है कि इनको, जैसे शादा साहब ने सजेस्ट किया, उनकी राय है, जो मेरी राय है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम एक प्रेसिडेंस क्रिएट करेंगे, चलो जी कश्मीर में शोर शराबा हुआ 30-40 साल 50 साल से, कल को पाकिस्तान के साथ, पंजाब के साथ ये हो जाएगा, वहां नागाज मेघालय में बोलेंगे, तो फिर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो ये है कि कश्मीर की जो पॉलिसी है हिंदुस्तान की, ये बेड़ा गर्क कश्मीर में स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट से हुआ है बेड़ा गर्क। जो आर्टिकल 370 है, जो एक 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, देखिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सारा कुछ। एक कश्मीर की लड़की जिसको हक है अपने कश्मीर के ऊपर, वो कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में जा सकती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकती है। द मोमेंट शी मैरीज एन इंडियन, एक हैदराबादी से या एक बंबई के लड़के से शादी करेगी, शी हैज नो राइट। हम क्या सऊदी अरब में रहते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं वहां से निकल जाऊंगा? मतलब वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ स्टेटहुड, मतलब एक स्टेट सब्जेक्ट। मतलब एक कश्मीरी लड़की जब शादी करती है किसी नॉन कश्मीरी के साथ, तो उसके सारे हकूक खत्म हो जाते हैं। दिस इज इनह्यूमन, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सबसे पहले जो दीवार है एक आम हिंदुस्तानी की, देखिए शारदा साहब दिल्ली में रहते हैं जी, इनके टाइज हैं जम्मू के साथ। मैं किसी और इंडियन को कहता हूं कि आप जाके जमीन का 1 इंच खरीद लो कश्मीर में, दे कैन नॉट बाय इट।
तो कश्मीर का जो एक्सेशन है एक ट्रू सेंस में होना चाहिए, आर्टिकल 370 को हटाएं, पॉपुलेशन को बैलेंस कर दें और एवेन्यूज खड़ा करें। देखिए बाकी मुल्कों में प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, हमारे मुल्कों में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी रोटी का। शारदा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पर उनसे मैं एक चीज, मेरा सवाल है एक कि दफा 370 आर्टिकल 370 जो इंडियन कश्मीर पे लगा है, सो उसकी वजह से कोई इंडियन वहां पे नहीं आ सकता है। सो दे हैव मेड इट श्योर कि द पॉपुलेशन रिमेन्स एब्सोल्युटली मुस्लिम, नोबडी एल्स, जबकि और कश्मीरी मुसलमान ही वहां रहे, कोई और ना रहे। कानून महाराजा हरि सिंह जी 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 बिल्कुल। मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।